पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराता दिख रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान सत्ता से बेदखल होने की दहलीज पर खड़े हुए हैं। गठबंधन के साथी तो दूर, इमरान खान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के खुद के कई सांसद खुलकर सरकारी पॉलिसीज के बाहर आ गए हैं और ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया हुआ है। दुनिया के कठिन से कठिन पिच पर जिस शख्स की गेंदबाजी ऑपोजिशन टीम के सामने आग उगलती थी, वही शख्स आज सियासत की पिच पर स्ट्रगल करता दिख रहा है और जानकारों का मानना है कि वो रन आउट भी हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुर्सी को खतरा है। कहा जा रहा है कि भले ही सियासी सेटअप के जरिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, लेकिन इसके पीछे सेना भी है। पाकिस्तान और वहां की सियासत में मिलिट्री की दखल आजादी के बाद से ही देखने को मिली है। आप पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3 बड़े फौजी तख्ता पलट देखने को मिले हैं। 5 जनरलों ने पाकिस्तान की सत्ता चलाई है। 1947 से अब तक यानी तकरीबन 75 सालों में से 35 साल तो सीधे तौर पर पाकिस्तान वहां की फौज के कंट्रोल में रहा है। इसके अलावा जब भी वहां चुनी हुई सरकार बनी है, उसमें सेना की दखल अंदाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि पाकिस्तान में हुए अब तक के सबसे भयानक और खतरनाक अंजाम वाले फौजी तख्ता पलट के बारे में। जब मिलिट्री चीफ जनरल जियाउल हक ने उनको जनरल का ताज पहनाने वाले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उसके बदले सजाए मौत दी थी। उसके बाद जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करी, पर कुरान पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए वफादारी की कसम खाने वाले जनरल जियाउल हक को जब इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनकी जिंदगी को खतरा है, तब वो अपने साए से भी डरने लगे थे। वफादारी, गद्दारी, साजिश, सियासी ताकत की भूख और कोल्ड ब्लडेड कत्ल की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कई जनरलों को सुपरसीड करते हुए एक जूनियर सैनिक ऑफिसर जियाउल हक को इस उम्मीद से फौज का जनरल बनाया था कि वो उनकी हर बात मानेंगे, लेकिन नतीजा इसके ठीक उल्टा रहा। कहा जाता है कि जियाउल हक को जनरल बनाने के बाद भुट्टो कई बार उन्हें सबके सामने बंदर जनरल कहकर पुकारते थे। तब जियाउल हक कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन भुट्टो ने उनकी जो तौहीन करी उसे उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखा और बाद में जब मौका आया तो उन्होंने उसका बदला ले लिया। जनरल जियाउल हक ने भुट्टो के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली और आर्मी चीफ का ताज पहनाने वाले भुट्टो को फांसी का हार पहनवा दिया। एक बार जियाउल हक भुट्टो से मिलने गए, तब भुट्टो के पास जियाउल हक से मिलने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन जियाउल हक भी वहीं बैठे रहे। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद भुट्टो ने उन्हें बुलाकर पूछा कि आखिर बात क्या है। तब जियाउल हक ने कहा कि मैं आपको कुरान शरीफ गिफ्ट करने आया हूं और इस कुरान पर हाथ रखकर मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए हमेशा वफादार रहूंगा। तब भुट्टो को लगा कि अगर जियाउल हक उनके सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, तो उन्हें भला इससे किसी तरह का कोई खतरा कैसे हो सकता है। भुट्टो ने जियाउल हक की पूरी फैमिली को उनके मेंटली इल लड़की का इलाज करवाने के लिए अमेरिका भेजा था और जिस दिन भुट्टो को नजरबंद किया गया था, उस दिन जियाउल हक की पूरी फैमिली अमेरिका में ही थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत पर एक बेहद फेमस किताब जिसका नाम है पाकिस्तान एट द हेल्म और उसके राइटर हैं तिलक देवेश। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जियाउल हक बहुत ही चालाक किस्म के आदमी थे
और वो सबसे इस तरह से पेश आते थे जैसे उनसे शरीफ कोई आदमी दूसरा नहीं हो। वो किसी को ना नहीं कहते थे। जो कोई भी उनके सामने जो भी सुझाव लेकर आता था उससे वो यही कहते थे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन ज़ियाउल हक करते वही थे जो वो खुद करना चाहते थे। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। एक बार जब वो मुल्तान के दौरे पर थे तब ज़ियाउल हक ने अपने नीचे काम करने वाले पूरे डिवीज़न को भुट्टो को वेलकम करने और उनकी कार पर फूल फेंकने के लिए सड़कों पर उतार दिया था। वहीं मुल्तान में देर रात भुट्टो जब अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि शीशे के बाहर एक परछाई सी दिखाई दे रही है। भुट्टो ने अपने एडीसी को यह देखने के लिए बाहर भेजा कि देखो वहां कौन खड़ा है। एडीसी देखकर आया और भुट्टो को बताया कि बाहर डिविजनल कमांडर मोहम्मद ज़ियाउल हक खड़े हुए हैं। तब भुट्टो ने ज़ियाउल हक को अंदर बुलाकर उनसे आने की वजह पूछी। ज़ियाउल हक ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये तो सुन रखा था कि किस तरह हमारे प्रेसिडेंट मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया है। आज जब मैं इस बंगले के सामने से गुजर रहा था तब मैंने इस कमरे में इतनी रात रोशनी देखी। ये देखकर मैं दंग रह गया कि हमारा राष्ट्रपति इतनी देर तक काम कर रहा है। ज़ियाउल हक का ये तीर निशाने पर सटीक बैठ गया और भुट्टो जैसी शख्सियत भी उनके जाल में फंस गए। बताया जाता है कि जब ज़ियाउल हक के घर कोई मेहमान आता था तो उसे वो बाहर तक छोड़ने जाते थे और उसकी कार का दरवाज़ा तक खोलते थे। वो झुककर मेहमानों को विदा करते थे। लोग इसी से खुश और मगन हो जाते थे। लेकिन ज़ियाउल हक के दिमाग में क्या चल रहा होता था इस बात का पता किसी को नहीं होता था। वो बड़ी ही चालाकी से अपनी फीलिंग्स को छुपा जाते थे। प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक उनको नहीं पहचान पाए थे। कभी भुट्टो के काफ़ी ख़ास और नज़दीकी रहे गुलाम मुस्तफ़ा खार ने कई न्यूज़ एजेंसीज़ और जर्नलिस्ट को बताया था कि उन्होंने भुट्टो को इस बारे में आगाह किया था कि ज़ियाउल हक मिलिट्री चीफ के पद के लायक नहीं है और वो ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तब भुट्टो ने उनसे कहा था, मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। क्या ज़ियाउल हक बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्स हैं? उनका जवाब था नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या वो ज़मीन से जुड़े शख्स हैं? फिर उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर वो बोले, क्या वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं? एक बार फिर जवाब था नहीं। उसके बाद भुट्टो ने कहा था कि मुस्तफ़ा एक बात याद रखना, पाकिस्तानी फ़ौज उसी को कबूल करती है जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला हो या जो सैंडहर्स्ट में पढ़ा हो या उसकी शख्सियत इम्प्रेसिव हो या वो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। ज़ियाउल हक तो बाहर से आया हुआ आदमी है और बहुत ही बदरोबीला है। इससे ज़्यादा मुझे और कौन सूट करेगा। तब उनकी बात पर मुस्तफ़ा ने कहा था, अगर आपकी यही सोच है तो खुदा आपको सही साबित करे और मुझे गलत ठहराए। जनरल बनने के बाद ज़ियाउल हक ने भुट्टो को आर्म्ड कोर का कर्नल इन चीफ डिक्लेयर कर दिया था। ज़ियाउल हक तो ये भी चाहते थे कि भुट्टो आर्म्ड कोर की वर्दी पहने, लेकिन भुट्टो ने वर्दी नहीं पहनी थी। जब भुट्टो को इस पद से नवाजा गया था तब ज़ियाउल हक ने एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। भुट्टो का सीना और चौड़ा करने के लिए ज़ियाउल हक ने उनसे एक टारगेट पर निशाने लगवाने का इंतज़ाम भी किया था। यहाँ भी ज़ियाउल हक ने चापलूसी की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस टारगेट पर भुट्टो को निशाना लगाना था उस पर निशाना ज़ियाउल हक ने पहले से ही लगवा दिया था। भुट्टो को तो सिर्फ ट्रिगर दबाना था। उसके अलावा अगर भुट्टो का निशाना इसके बावजूद भी चूक जाता तो उन्होंने चारों तरफ सैनिक बैठाए हुए थे ताकि वो टारगेट पर एक धमाका करें और भुट्टो को ऐसा लगे कि उन्होंने ही सही निशाना लगाया है। खैर, 4 जुलाई 1977 की रात पाकिस्तान के लिए वो काली रात थी जब जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले की शुरुआत करते हुए भुट्टो समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया था। ज़ियाउल हक ने न सिर्फ भुट्टो का तख्ता पलट किया बल्कि एक कंट्रोवर्शियल मुकदमे के बाद उन्हें फांसी पर भी चढ़वा दिया।
भुट्टो को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन पर सियासी कॉम्पिटिटर मोहम्मद अहमद खान कसूरी की हत्या करवाने का इल्जाम लगाया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही देते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें कसूरी की हत्या करने का हुक्म दिया था। इस मामले में मौलवी मुश्ताक हुसैन ने भुट्टो को मौत की सजा सुनाई। फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान नाम की किताब के राइटर ओवेन बेनेट जोन्स ने अपनी इस किताब में लिखा है कि इससे पहले कभी भी कत्ल की साजिश के मामले में पाकिस्तान में मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई थी और न ही सुप्रीम कोर्ट के जज सज़ा और आरोपी के क्राइम के बारे में एक मत थे। इस सज़ा पर यह भी सवाल उठे थे कि आरोपी को तब भी हत्या का गुनहगार माना गया जब वो मौके वारदात पर मौजूद भी नहीं था। भुट्टो को माफ़ी देने की अपील दुनिया भर के कई नेताओं ने करी थी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति ब्रेजनेव, चीन के हुआ ग्योफेंग और सऊदी अरब के शाह खालिद भी शामिल थे। भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन भी दायर करी थी, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। पूरी दुनिया ने भुट्टो की जान बख्शने की अपील करी, लेकिन ज़ियाउल हक ने सबको अनसुना कर दिया था, क्योंकि उन्हें भुट्टो से अपनी जान का खतरा था। ज़ियाउल हक को यह अच्छी तरह से मालूम था कि अगर भुट्टो सत्ता में दोबारा आते हैं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 6 भुट्टो ने ही डलवाई थी, जिसके मुताबिक जो भी सत्ता को गैर कानूनी ढंग से बदलेगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और उसकी सजा होगी सजाए मौत। ज़ियाउल हक इस बारे में कन्फर्म थे कि भुट्टो इसका इस्तेमाल उनके ही खिलाफ करेंगे। पाकिस्तान एट द हेल्म के राइटर तिलक देवेशर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब भुट्टो को हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार माना तो खान अब्दुल वली खान ने ज़ियाउल हक से कहा था कि कब्र सिर्फ एक है और आदमी दो। अगर भुट्टो उसमें पहले नहीं जाएंगे तो तुम उस कब्र में जाओगे। ज़ियाउल हक सोच रहे थे कि अगर उन्होंने भुट्टो को छोड़ दिया तो भुट्टो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब भुट्टो की मर्सी पिटीशन उनके पास आई तो उन्होंने 1 मिनट में ही उसे रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की रिव्यू पिटीशन को 5 मिनट से भी कम वक्त में खारिज कर दिया था। 1 अप्रैल 1979 की शाम जनरल ज़ियाउल हक ने उस अपील पर लाल कलम से 3 अल्फाज लिखे, पिटीशन इज रिजेक्टेड। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो की मर्सी पिटीशन को बिना पढ़े ही खारिज कर दिया था। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में लंबे वक्त तक राज करने वाले जनरल ज़ियाउल हक को एक वक्त जब इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनकी जिंदगी को खतरा है, तब वो अपने साय से भी डरने लगे थे। राष्ट्रपति और सेना चीफ के तौर पर जो भी जिम्मेदारियां थीं वो घर से ही पूरी करते थे। इस बारे में एक इंसिडेंट का जिक्र एक किताब हम भी वहीं मौजूद थे में किया गया है कि ज़ियाउल हक की मौत से कुछ दिन पहले के इंसिडेंट के बारे में किताब में लिखा गया है कि ज़ियाउल हक की मौत से 3 दिन पहले पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, यानी 14 अगस्त था। क्योंकि ज़ियाउल हक को अनहोनी की आशंका पहले से ही थी, इसलिए वो 14 अगस्त के दिन होने वाले प्रोग्राम्स को आर्मी हाउस के कैंपस में करवाना चाहते थे। पीटीवी की एक टीम रिहर्सल के लिए 14 अगस्त से एक दिन पहले आर्मी हाउस पहुंची और जब कैमरामैन जांच कर रहे थे कि फंक्शन को किस एंगल से फिल्माया जाए तो ज़ियाउल हक खुद चले आए और वो घूम घूम कर अपने आप को कैमरे की नज़र से देखने लगे। ज़ियाउल हक आर्मी हाउस में लगे पेड़ों के पीछे खड़े होते और जिस जगह से उन्हें झंडा फहराना था उस पर वो पेड़ों के पीछे से घात लगाकर देख रहे थे। जनरल ज़ियाउल हक ने जांचने परखने के बाद कहा कि ये पेड़ सिक्योरिटी के लिहाज से जोखिम भरे हैं, इसके पीछे खड़े होकर उनका कोई दुश्मन उन पर फायर कर सकता है। तब उन्होंने तकरीबन 30 से 40 पेड़ काटने का हुक्म दे दिया, जिस पर फौरन अमल भी हुआ। इसके 4 दिन बाद उनका विमान, उनका प्लेन हवा में फट गया और जनरल ज़ियाउल हक की मौत हो गई। खैर, पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में फौज और सियासत के बीच सत्ता के लिए खेल चलता रहा है। इसी टकराव की वजह से 3 बार पाकिस्तान में फौजी तख्ता पलट हो चुका है
और देश को दशकों तक मिलिट्री रूल में रहना पड़ा है। वहां संवैधानिक ढांचे में इनडायरेक्टली चुने हुए प्रेसिडेंट के पास संसद को बर्खास्त करने का हक था। इसी के चलते देश की मिलिट्री लीडरशिप अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों के वोटों के बेस पर चुनी हुई सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाती रही है। 2008 में जरदारी राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने देश के सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने बतौर राष्ट्रपति संसद को भंग करने का हक छोड़ दिया। इस अमेंडमेंट ने सेना को भी फ्यूचर में इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो मिलिट्री रूल की सूरत में चुनी हुई संसद को भंग कर सके। 2013 में पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 5 साल की सिविलियन हुकूमत के बाद तय वक्त पर चुनाव हुए थे। लेकिन इस वक्त जो माहौल दिख रहा है उससे लगता है कि कहीं इमरान खान को वक्त से पहले ही सत्ता से हाथ ना धोना पड़े। वैसे इसका जवाब जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।